हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त नंबर तिवारी। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है जो कि हम ITI TO कोपा के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम 5000 MCQ आप सभी को कंप्लीट करा रहे हैं। इस 5000 MCQ सीरीज़ में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास सेकंड पर हैं। इससे पहले हम पाइथन को कर चुके हैं। पाइथन से पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन जो कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने इन क्वेश्चंस को नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस को यदि आप अटैम्प्ट कर लेते तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास नंबर तीसरी है। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास नंबर तीसरी है। ठीक है, इससे पहले हम नेटवर्किंग के आपको 200+ क्वेश्चन दे चुके हैं, पाइथन के क्वेश्चन दे चुके हैं और उसी सीरीज़ में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास नंबर 3 है। अच्छा, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है 5 सितंबर को। जी हाँ, 5 सितंबर के बाद से हम माने तो 25 दिन आपके लिए बचे हैं और इन 25 दिन में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन करा है नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने इसमें 13 टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है और यदि आप इनको कर लेते हैं इन बचे हुए 25-24 दिन तो डेफिनेटली आप 88+ स्कोर जो है वो कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ भी फालतू थ्योरी नहीं है, कुछ भी उलझुल चीज़ें नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट MCQs हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट MCQs को अटैम्प्ट करना है। यदि आपने इन इंपॉर्टेंट MCQs को अटैम्प्ट कर लिया तो आपका काम बन जाएगा और आप बहुत ईजीली जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ। 25 दिन का एक MCQ बूस्टर कोर्स है। इस कोर्स की कीमत की मैं बात करूँ तो इसमें की कीमत हमने केवल 399 रुपये रखी है। इसमें 13 टॉपिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप केवल और केवल अगले 25 दिनों में या बचे हुए अब 24 दिनों में इन MCQs को लगा लेते हैं तो आप यहाँ पर 88+ स्कोर जो है वो कंफर्म करके आने वाले हैं ITI TO कोपा में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इस कोर्स को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से जो है इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी ITI TO कोपा के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आइए टाइम को बिना वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, तो आज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 3 और आगे अगले क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसे दूसरी प्रोसेस के द्वारा अफेक्ट किया जा सकता है जब वो एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होगी। कोऑपरेटिंग प्रोसेस को, चाइल्ड प्रोसेस को, पेरेंट प्रोसेस को या फिर इन प्रोसेस को। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सॉरी। ठीक है ना, कोऑपरेटिंग प्रोसेस को। ठीक है, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि एक जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है इट कैन बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन दी सिस्टम। और बाकी की थ्योरी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। इस PDF को हमने हमारे पेड कोर्स के साथ ही अलाइन कर दिया, तो वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस द सेम डेटा कॉन्करेंटली, when the several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place is called। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है? एक साथ। कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है? एक साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बहुत सारी प्रोसेस एक साथ सेम डेटा को एक्सेस करती हैं, एक साथ सेम डेटा को एक्सेस करती हैं और जो आंसर होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जो आउटपुट होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि भाई वो किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हुई थी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक कंडीशनिंग बोलते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं, एसेंशियल कंडीशन बोलते हैं या फिर क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, रेस कंडीशन। रेस मतलब होड़ लगी हुई है, CPU को प्राप्त करने की, रिसोर्सेज को फाइंड करने की होड़ लगी हुई है। बेसिकली सिंपल सी बात ये है आप सभी के लिए। ठीक है, तो जो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि एग्जीक्यूशन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? व्हेन सेवरल प्रोसेस एक्सेस द सेम डेटा कॉन्करेंटली एंड outcomes of the execution depend on the particular order in which access takes place is called race condition। तो इस तरह की सिचुएशन को रेस कंडीशन कहा जाएगा जब बहुत सारी प्रोसेस एक साथ लगी हुई है, कॉन्करेंटली किसी एक डेटा को प्राप्त करना चाह रही है। मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पर CPU है, ठीक है, यहाँ पर 4 काम होने हैं। ठीक है, 4 काम होने हैं, P1 प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ये 4 हैं। तो ये चारों की चारों एक साथ इसके पीछे भाग रही हैं, तो इससे क्या बोलेंगे? रेस कंडीशन। जो पहले आएगा उसे CPU मिल जाएगा और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये था, बहुत सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। इफ़ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग
in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. What is this condition called? फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है कि if a process is executing in its critical section, यदि एक प्रोसेस है जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है, एक प्रोसेस है जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है, then no other process can be executing in their critical section. What is this condition called? तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसे क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा जाएगा, इसे क्रिटिकल एक्सक्लूजन कहा जाएगा, इसे सिंक्रोनस एक्सक्लूजन कहा जाएगा, या इसे असिंक्रोनस एक्सक्लूजन कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इस सिनेरियो को? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अब मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखे और ये डेमो है बेटा, आपको वो कोर्स का, वो कंटेंट का जो आपको पेड मिलने वाला है, ठीक है, कि वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जा रहा है हमारी तरफ से, ठीक है। तो यदि आप उस कोर्स को कर लेते हैं हमारे, तो डेफिनेटली आप बहुत ईजीली जो है अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे ITI TO कोपा में, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि क्या है भाई, इफ़ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, है ना। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये, पहले तो हमें समझ आ गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि जब भी कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही होती है और कोई दूसरी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती उसके क्रिटिकल सेक्शन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल? इनमें से कौन सा जो एक है वो सिंक्रोनाइजेशन टूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल? ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अब प्यारे बच्चों ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वह सिंक्रोनाइजेशन टूल कहलाएगा आपका? थ्रेड कहलाएगा, पाइप कहलाएगा, सीमाफोर कहलाएगा, या फिर सॉकेट कहलाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ITI TO में ये 1 वर्ड के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस तरह के मैंने भर के क्वेश्चन दिए कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं छूटेगा जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमाफोर, ठीक है। तो क्या होता है? सीमाफोर इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन टूल। पहली चीज़ तो याद रखना है, तो सीमाफोर क्या याद रखना है, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे कि सर सीमाफोर क्या है, तो सीमाफोर सर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है, सिंक्रोनाइजेशन टूल है, ठीक है सर। सीमाफोर इज अ मैकेनिज्म विच सिंक्रोनाइज और कंट्रोल एक्सेस ऑफ थ्रेड्स ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज। मतलब क्रिटिकल रिसोर्सेज के जो थ्रेड्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करता है। मतलब जब क्रिटिकल रिसोर्स हो जाए कि बहुत सारी प्रोसेस आ जाए और उन्हें चाहिए ही चाहिए है रिसोर्सेज, तो उस केस में सीमाफोर जो है वो अपने रोल में आता है ना। यहाँ पर 2 टाइप के सीमाफोर होते हैं, याद रखना। एक होता है बाइनरी सीमाफोर, दूसरा होता है काउंटिंग सीमाफोर। याद रखना है सभी लोग। कितने टाइप होते हैं सीमाफोर के साथ? 2 टाइप होते हैं, एक बाइनरी सीमाफोर, दूसरा होता है काउंटिंग सीमाफोर। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमाफोर इज शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। अ सीमाफोर इज शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0, दैट कैन नॉट बी मोर देन 0, दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 1, दैट कैन नॉट बी मोर देन 1। तो कौन सा जो है वो सही होगा सीमाफोर के बारे में यहाँ पर प्यारे बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कि या सीमाफोर इज शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0। तो सीमाफोर एक ऐसा शेयर्ड इंटीजर है जो कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकता। इन बाइनरी सीमाफोर, अब दोनों सीमाफोर को समझ लो, एक बाइनरी एक काउंटिंग। तो जो बाइनरी सीमाफोर की हम बात करें तो इन बाइनरी सीमाफोर इफ द वैल्यू ऑफ द सीमाफोर वेरिएबल इज 0, that means there is a process that uses a critical resources and no other process can access the same critical resources। तो बाइनरी देखो, पहली चीज़ तो ये कि जो सीमाफोर है इसकी वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती। अब जैसे बाइनरी सीमाफोर की बात की तो बाइनरी सीमाफोर में 1 और 0 दो ही वैल्यू हो सकती हैं। तो यदि बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कि पहले से कोई प्रोसेस है जिसको क्रिटिकल रिसोर्सेज मिल चुके हैं और अब कोई भी दूसरी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल रिसोर्सेज के पास नहीं जा सकती है, क्रिटिकल रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, करेगी भी तो उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बाइनरी सीमाफोर। वहीं पर हम बात करें काउंटिंग सीमाफोर की, तो इफ द वैल्यू ऑफ दिस काउंटिंग सीमाफोर वेरिएबल इज 0, दैट मीन्स देयर इज नो रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ध्यान से समझना, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें निकल कर सामने आता है। पहली चीज़ तो ये कि सीमाफोर की वैल्यू कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी, तो लीस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0। तो एक बाइनरी सीमाफोर है, एक काउंटिंग सीमाफोर है। यदि बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये निकलता है सर कि जो
एक प्रोसेस है जो ऑलरेडी क्रिटिकल रिसोर्सेज को एक्वायर कर चुकी है, अब किसी भी दूसरी प्रोसेस को वो क्रिटिकल रिसोर्सेज नहीं मिल सकते, ठीक है। और यदि काउंटिंग सीमाफोर की मैं बात करूँ, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, मतलब कितनी भी क्रिटिकल प्रोसेसेस क्यों ना आ जाए, उन्हें किसी भी तरह का रिसोर्स जो है वो एलोकेट नहीं किया जा सकेगा। ये कहलाएगा आपका काउंटिंग सीमाफोर। आई होप सभी बच्चों को दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। एक बार फिर से कहूँगा, जो भी IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बचे हुए 24 दिन में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं, नॉलेज है कि आपको डाउनलोड करो, 399 वाला कोर्स परचेस करो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी एक्सप्लेनेशन के साथ रट डालो, पेपर 101% निकलेगा आपका। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द, म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, ज़रा फटाफट से देखो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूचुअल लॉक्स, बाइनरी सीमाफोर्स, बोथ म्यूटेक्स, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये म्यूटेक्स लॉक है, म्यूटेक्स लॉक, बाइनरी सीमाफोर, बोथ म्यूटेक्स लॉक एंड बाइनरी सीमाफोर, या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ म्यूटेक्स लॉक्स और बाइनरी सीमाफोर दोनों के द्वारा ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड किया जा सकता है। ज़रा समझो इस चीज़ को कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये दोनों के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकेगा, ठीक है। अब म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। पहली चीज़ तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूटेक्स में ये हो गया म्यूचुअल, ये हो गया एक्सक्लूजन, यहाँ से एक्सक्लूजन निकलेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का शॉर्ट फॉर्म है। और बाइनरी सीमाफोर ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाइनरी सीमाफोर बिहेव सिमिलर टू द म्यूटेक्स लॉक्स। तो दोनों चीज़ें सेम ही बिहेव करती हैं, इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि व्हेन हाई प्रायोरिटी टास्क इज इनडायरेक्टली प्रीमेटेड, when high priority task is indirectly permitted by the medium priority task, effectively inverting the relative priority of the two tasks, the scenario is called। तो इस सिनारियो को हम क्या बोलेंगे, तो हो क्या रहा है समझने की कोशिश करो। जब जो हाई प्रायोरिटी टास्क है वो प्रीम्प्ट हो जाता है मीडियम प्रायोरिटी टास्क के द्वारा, है ना, तो ये जो रिवर्सल हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायोरिटी इन्वर्जन। प्रायोरिटी आपने क्या कर दी, इन्वर्स कर दी, सिंपल सी बात है, कुछ नया नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन बाय। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को किसके द्वारा अचीव किया जा सकता है। ऑप्शन हमारे पास क्या है सर, ऑप्शन है हमारे पास हार्डवेयर लेवल है, सॉफ्टवेयर लेवल है, बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर लेवल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका हम करेक्ट आंसर को डिस्कस करते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर लेवल्स, ठीक है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं सर, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ जरूर लेंगे सभी लोग, ठीक है। लाइव चैट के थ्रू बताते चलो कि ये क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड इसलिए ज़्यादा बच्चों क्योंकि कोशिश यही है कि कम से कम आपका समय लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दी जाए। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, यदि आप MCQs को दिमाग में बिठा के जाएंगे, वही MCQs आपको एग्जाम में छपे देखने वाले हैं, आपका काम बनने वाला है, सीधा हिट करेगा आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक हम पहुँचते हैं। मॉनिटर इज़ अ मॉड्यूल दैट एनकैप्सुलेट, मॉनिटर इज़ अ मॉड्यूल दैट एनकैप्सुलेट, व्हाट एनकैप्सुलेट, शेयर डेटा स्ट्रक्चर, procedural that operate on shared data structure, synchronization between concurrent procedural invention, या फिर all of the mentioned। तो क्या सही आंसर होगा, मॉनिटर इज अ मॉड्यूल दैट एनकैप्सुलेट। मॉनिटर एक ऐसा मॉड्यूल है जो किसको एनकैप्सुलेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये इन सभी को एनकैप्सुलेट करता है। इसमें शेयर डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, इसमें प्रोसीजर्स भी होते हैं जो ऑपरेट करेंगे शेयर डेटा स्ट्रक्चर को, इसमें सिंक्रोनाइजेशन भी होता है कॉन्करेंट प्रोसीजर इन्वेजन के बीच का, ठीक है, इन्वेजन्स के बीच का। चलिए अगला क्वेश्चन, तब तक आप सभी लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, टू इनेबल अ प्रोसेस टू वेट विद इन द मॉनिटर ब्लैंक। ऑप्शन है अ कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज कंडीशन, कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी यूज्ड एज बूलियन ऑब्जेक्ट,
ऑप्शन सी सीमाफोर मस्ट बी यूज्ड, और फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ये बोला जा रहा है कि एक प्रोसेस को वेट इनेबल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, टू इनेबल अ प्रोसेस टू वेट विद इन द मॉनिटर। किसी प्रोसेस को मॉनिटर के अंदर वेट कराने के लिए, इनेबल कराने के लिए कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन वेरिएबल को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा सर, डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी हम इस टास्क को, तभी हम इस चीज़ को जो है वो ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसके बिना हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो टू इनेबल अ प्रोसेस टू वेट within the monitor a condition variable must be declared as condition। आई होप सही बच्चों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्टिंग द चाइल्ड प्रोसेस टू अ सबसेट ऑफ द पेरेंट्स रिसोर्सेज प्रिवेंट्स एनी प्रोसेस फ्रॉम। यदि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक चाइल्ड प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस के रिसोर्सेज से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इससे क्या होगा, overloading the system by using a lot of secondary storage। ऑप्शन बी है underloading the system by very less CPU utilization। ऑप्शन नंबर डी है overloading the system by creating a lot of sub processes। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास crashing the system by utilizing the multiple resources। तो कौन सा जो है वो सही आंसर होगा इसके लिए यदि हम बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना, रिस्ट्रिक्टिंग द चाइल्ड। आंसर नंबर सी, ओवरलोडिंग द सिस्टम बाय क्रिएटिंग द लॉट ऑफ सब प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए इसको हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्टिंग द चाइल्ड प्रोसेस टू अ सबसेट ऑफ द पेरेंट्स रिसोर्सेज प्रिवेंट्स द प्रोसेस फ्रॉम ओवरलोडिंग द सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सब प्रोसेसेस। बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ sub processes। A process creates child process requires certain resources to its completion of the task। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, पेरेंट की एक सब क्लास है, तो पेरेंट के पास रिसोर्स हैं, तो सब क्लास के लिए रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे भाई, सब क्लास के लिए जो रिसोर्स मिलेंगे सर वो पेरेंट क्लास से ही तो मिलेंगे, और कहाँ से मिलेंगे। अगले क्वेश्चन तक हम चलते हैं कि द पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग ब्लैंक system call will be suspended until children processes terminate। wait for exit या फिर exit। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। अब पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग वेट सिस्टम कॉल विल बी सस्पेंडेड अंटिल द चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट, है ना, अंटिल द सिस्टम प्रोसेस टर्मिनेट, तो इट विल वेट टिल देन। ठीक है, इसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती, इसके अलावा कोई भी दूसरा चारा उसके पास नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ हम पहुँचते। अगला क्वेश्चन है कास्केडिंग टर्मिनेशन refers to termination of all child processes if the parent process terminates normally और abnormally both, या फिर none of the mentioned। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि कास्केडिंग टर्मिनेशन refers to the termination of all the child process of the parent process टर्मिनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मली अबनॉर्मली किसी भी तरह से टर्मिनेट हो, दोनों में ही पॉसिबल होगा ये। अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं कि विद ब्लैंक ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट द टाइम, मीनवाइल ऑल अदर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द प्रोसेसर विद ब्लैंक, मोर देन वन प्रोसेस कैन बी रनिंग साइमल्टेनियसली ईच ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, केवल वन प्रोसेस की बात होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगी, मोर देन वन प्रोसेस की बात होगी। बात खत्म है भाई, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है इन यूनिक्स ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाई बाय इट्स। यूनिक्स में हर एक प्रोसेस को किससे आइडेंटिफाई करा जाता है सर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से, डिवाइस क्यू से, प्रोसेस आइडेंटिफायर से, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या सही आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोसेस आइडेंटिफायर से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो यूनिक्स में ईच प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके प्रोसेस आइडेंटिफायर से, जिसे PID भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, इसे PID भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा कि इन यूनिक्स द रिटर्न वैल्यू फॉर फोक सिस्टम कॉल
अब ब्लैंक फॉर चाइल्ड प्रोसेस एंड ब्लैंक फॉर द पेरेंट प्रोसेस, क्या इसका सही आंसर होगा? पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस के लिए कॉल फॉर की बात हो रही है यहाँ पर। तो पेरेंट प्रोसेस के लिए मैं बात करूँ, सॉरी चाइल्ड प्रोसेस के लिए 0 हो गया, पेरेंट प्रोसेस के लिए क्या होगी? नॉन जीरो इंटीजर। पेरेंट प्रोसेस के लिए क्या होगी? नॉन जीरो इंटीजर। दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सभी बच्चों से, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। जो भी बच्चे हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी है, डाउनलोड करो, वहाँ से प्लीज़ परचेस करें, अपने IIT के सपने को पूरा करें। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।